बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। बेटा इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। तो अब बेटा इसको सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी बार बार पेपर में आती है, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे देन फिर भी आप जो है वो पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि कैसे हम स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करेंगे। कहता है द वर्क डन इन रिफॉर्मिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए जो हम उस पर वर्क डन करते हैं वो वर्क डन बेटा किसके इक्वल होगा? वो वर्क डन इक्वल होगा किसके? स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा, या उस वर्क डन को बेटा हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। इसको हम वैसे एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। बेटा हमने स्ट्रक्चर से ये बात देखी थी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होते हैं, तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उस पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि इस वर्क डन को, इस एनर्जी को कैलकुलेट करने कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। बेटा वर्क डन फर्स्ट ईयर में आप वर्क डन को कैलकुलेट करने के दो मेथड जो है वो पढ़ चुके थे कि एक वर्क डन मालूम करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं? FD फार्मूला जो है वो वर्क के इक्वल होता है। तो जो हमने वर्क किया होता है ऑब्जेक्ट पर वो स्टोर कर देता है क्या चीज़? एनर्जी। ये तो था बेटा फार्मूला की मदद से वर्क डन को कैलकुलेट करना। एक बेटा दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से भी हम जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करते थे। हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ होता था। अब इस ग्राफ के नीचे, इस लाइन के नीचे, इस कर्व के नीचे जो हमारे पास एरिया होता था, एरिया अंडर द लाइन कह लें, एरिया अंडर द कर्व कह लें, वो हमारे पास किसके इक्वल होता था? वर्क के इक्वल होता था। ठीक है। अब बेटा ये ग्राफ हमारे पास तब आता था जब हमारे पास फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब बेटा हमने एक और मेथड भी डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में कि जब हमारे पास जो फोर्स है वो वेरिएबल होती है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क डन कैसे बेटा कैलकुलेट करते थे? आपको याद होगा कि हम इस सारे जो वर्क डन था इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते थे। इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते थे कि इन तमाम इंटरवल्स का अलहदा से जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करते थे, और करने के बाद उन तमाम इंटरवल्स के वर्क डन को ऐड कर देते थे जो कि इक्वल होता था टोटल वर्क डन अंडर द कर्व। तो आज भी बेटा हम कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको मैंने रिवाइज करवाया था कि आपके ये माइंड में बात आ जाए कि वर्क को कैलकुलेट किस ग्राफिकल मेथड से हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, और ग्राफिकल में भी जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स होती है तो तब हम कैसे वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा एक्सप्लेनेशन में मेरी ये बात पढ़िएगा कि हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। बिल्कुल ऐसे ही फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे, और उस कर्व के नीचे जो हमारे पास एरिया होगा वो एरिया बेटा किसके इक्वल होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। अब बेटा एक्सप्लेनेशन में आप इसको फर्दर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कल भी बेटा हमने एक जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के लिए हमने एक केस कंसिडर किया था कि कंसिडर करें कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर के साथ मैं वेट बेटा हैंग करता हूँ। अब बेटा जब मैं इस वायर के साथ वेट हैंग करूँगा तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस बोलते हैं। तो देखिए जब ये लोड मैंने इस पर बेटा हैंग किया, वो कहता है कि अभी जो है वो
अगर हमारे पास इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं होगी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेट इस पर हैंग करने की वजह से वायर पर फोर्स अप्लाई होगी, इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सटेंशन को बेटा हमने एल से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, एल से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। जब देखिए वायर एक्सटेंड होगी उसके उसकी लेंथ में क्या हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो बेटा अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमने लोड अप्लाई किया है उस पर फोर्स जो है वो अप्लाई की है, उसकी वजह से अभी जो वायर है स्ट्रेच हो चुकी है, लेकिन इलास्टिक लिमिट को उसने एक्सीड नहीं किया। ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है या विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो बेटा अब हमने क्या काम करना है, हमने फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक कर्व आ गई है जो कि रिलेशन दे रही है कि इसके दरमियान फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान जो है वो हमें दे रही है, ग्राफ दे रही है, ठीक है। अब बेटा हमने इस ग्राफ को यूज़ करके वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। वर्क डन बेटा वही ग्राफिकल मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए कंसीडर करें कि इनिशियली हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए हमने बेटा वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है वर्क डन जब हमारे पास एक्सटेंशन थी एल। क्या करने जा रहे हैं हम, वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं कब, जब हमारे पास एक्सटेंशन कितनी थी, L1 थी, और हमारे पास L1 पर फोर्स कितनी है बेटा, F1 जो है वो फोर्स है। अब बेटा देखिए हमने कहा था कि इस केस में जो फोर्स है जब कांस्टेंट नहीं होती तो हम एरिया अंडर द लाइन जो है वो इस तरह से नहीं कह सकते। तो बेटा वैसे ही देखें O से B तक हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बिल्कुल इसी मेथड की तरह यहाँ पर भी फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो वर्क डन मालूम करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम टोटल जो पाथ होता है इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। कंसीडर करें कि ये हमारे पास बेटा हमने एक पैच लिया है, यहाँ पर फोर्स हमारे पास F है और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है इसको हम किससे नाम दे देते हैं, डेल्टा एक्स। अब बेटा ये जो डेल्टा एक्स एक्सटेंशन हुई है, जो हमने इंटरवल लिया, ये इतना स्मॉल है कि इसमें जो अप्लाई होने वाली फोर्स है वो अब क्या है, कांस्टेंट है। अब बेटा जब हमारे पास ये फोर्स कांस्टेंट होती है तो हम इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो इस स्ट्रिप के क्या कहलाएगा, हमारे पास वर्क के इक्वल आ जाएगा। कि अगर ये जो हमने स्मॉल इंटरवल बनाया है, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँगा तो वो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमने क्या काम करना है, हमने टोटल जो है वो एक्सटेंशन जब तक हमारे पास L1 हो चुकी थी तब तक के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए देखें कि मैं इस सारे रीजन को लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। अब बेटा जब मैं इसको लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में इंटरवल्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये जो टोटल एक रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन, अगर मैं इसको बना लेता हूँ तो ये इसकी शेप कैसी हो जाएगी, एक ट्राइंगल जैसी शेप हो जाएगी। तो OAB हमारे पास क्या है, इज राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब बेटा अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू वर्क डन। कि अगर इस सारे का मैं क्या कर लूँगा बेटा, OAB ट्राइंगल का मैं एरिया जो है वो फाइंड कर लेता हूँ, तो वो जो एरिया आएगा मेरे पास वही किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो मैं फार्मूला लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आप कह सकते हैं, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि मेरे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। बेस मेरे पास O से A है, आप इसको O से A लिख सकते हैं, और फिर मेरे पास परपेंडिकुलर A से B आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2, आप इसको हमारे पास हॉरिजेंटल पे O से A क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन L1 है, और A से B वैसे ही आप O से F1 ये लिख सकते हैं।
फोर्स यहाँ तक कितनी है बेटा F1 है, और एक्सटेंशन यहाँ पर कितनी है हमारे पास L1 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, जो कि इस लोड ने किया है इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, और कहाँ तक L1 तक जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए जो इस पर वर्क डन हुआ है वो किसकी इक्वल आ गया फार्मूला, W इज इक्वल टू 1/2 F1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से नेक्स्ट देखें हमारे पास कि F1 यहाँ पर फोर्स है, लोड है जो हमने अप्लाई किया, L1 यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन है जो इस वायर में प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब बेटा इसी रिलेशन को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस रिलेशन को बेटा हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में लिखना है। कल हमने जो डेफिनेशन की थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से आया था, E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेस ओवर क्या था आपके पास स्ट्रेन। बेटा फार्मूला आया था हमारे पास W इज इक्वल टू 1/2 F1 L1। यहाँ से इस रिलेशन को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कल हमने डिफाइन किया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन बेटा जो चेंज इन लेंथ है L1, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी लेट से वो क्या आ जाएगी हमारे पास L आ जाएगी। अब बेटा इस फैक्टर को हम ओपन करें तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा, आप F1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास A को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, L1 से। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय L हो जाएगा और A मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, L। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी चीज़ कि हमें यहाँ पे बेटा वैल्यू दी गई थी F1 की। F1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। किस तरह से देखें कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो दूसरी साइड पे जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। तो F1 बेटा हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू E A L1 हो जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगी, L आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, फोर्स की आ गई है। इस F1 जो इलोंगेशन फोर्स है इसको आप इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, आप फार्मूला लिख लें 1/2 F1 L1 हो जाएगा। यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट करें, ये जो अभी हमने फार्मूला से फाइंड आउट की है 1/2 मल्टीप्लाई बाय E A L1 ओवर L हो जाएगा, साथ में ये L1 एज इट इज आ रहा है। तो W इज इक्वल टू 1/2 E A L1 मल्टीप्लाई हो रहे L1 स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगी, एक्चुअल जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है। दिस इज द फार्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, अब बेटा ये जो वर्क डन का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है ग्राफिकल मेथड से, ये आएगा हमारे पास जब एक्सटेंशन क्या थी, L1 थी। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हमारे पास एक्सटेंशन इंक्रीज होके लेट से चले जाती है L2 तक, तो बेटा देखिए फिर हमारे पास A B C D एक ट्रेपेजियम बन रही है। अब अगर इतने रीजन में हमने वर्क डन या स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वो जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एरिया अंडर द ट्रेपेजियम।
ठीक है, ये एक केस हो जाएगा। अब बेटा लास्ट में वो इसको फर्दर एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो मेथड है या स्ट्रेन एनर्जी मालूम करने का ये जो मेथड है, इसको आप इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, लीनियर और नॉन लीनियर का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट में हो या इससे एक्सीड कर चुका हो, तो वहाँ पे भी आप ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जी है, अगर ये कंप्लीट मैं बेटा देखूं कि इसमें इलास्टिक भी है और नॉन इलास्टिक रीजन भी आ जाता है, तो यहाँ पे बेटा अगर आपके पास जो टोटल आपने वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वो टोटल वर्क डन इस सारे एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन एरिया अंडर OGH के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल बेटा ये आपको मेथड जो है वर्क डन कैलकुलेट करने का, इस मेथड की मदद से कोई भी हमारे पास डिफॉर्म्ड मटेरियल हो तो उसकी हम स्ट्रेन एनर्जी को मालूम कर सकते हैं।